बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बच्चों, बायोलॉजी में हमारा जो है वो सेकंड चैप्टर जो है वो चल रहा था, ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। अब तक आप इस चैप्टर में आपने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ा कि वो क्या होते हैं और कौन कौन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ लिए। सबसे पहले हमने वाटर पढ़ा, उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, उसके बाद हमने प्रोटीन पढ़ा और लास्ट क्लास में हमने लिपिड्स पढ़ लिया। तो चार हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और वाटर। आज की क्लास में हम पांचवा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। पांचवा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। तो आज हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। ये पांचवा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है हमारा। अच्छा, अब न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, इसके लिए जरा नाम पर गौर फरमाइएगा। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पहली बात न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस में बनते हैं, न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और दूसरा एसिडिक कंपाउंड होते हैं। तो चूंकि ये ज्यादातर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए आप इनको क्या कहते हो, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक क्यों आ रहा है वर्ड में, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। एसिड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एसिडिक कंपाउंड होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तीसरा, आप कह सकते हैं इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इनका जो दूसरा नाम है वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम होता है पॉलीसेकेराइड, क्योंकि वो पॉलीमर्स होते हैं। प्रोटीन का दूसरा नाम होता है पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि वो पेप्टाइड्स के पॉलीमर होते हैं। और इसी तरीके से आप इनको कह रहे हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि ये पॉलीमर्स हैं। ये भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स की तरह पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, उनसे मिल के ये बने हुए होते हैं। ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, उनसे मिलके बने हुए, तो ये पॉलीमर्स होते हैं। इनका जो सिंगल यूनिट यानी कि मोनोमर होता है, इनका जो मोनोमर होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड असल में न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स होती हैं और उनका मोनोमर कहलाता है मोनोसेकेराइड, प्रोटीन पॉलीमर्स होती हैं और उनका मोनोमर कहलाता है अमाइनो एसिड, लिपिड्स भी पॉलीमर होती हैं और उनका मोनोमर्स कहलाता है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। इसी तरीके से ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये भी पॉलीमर्स होती हैं और ये इनका जो मोनोमर होता है वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये पांच न्यूक्लियोटाइड से मिलके ये एक न्यूक्लिक एसिड बना हुआ है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या हो गया? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया, एक पॉलीमर हो गया न्यूक्लियोटाइड्स का। इसलिए आप इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हो, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर है ये। और इसका जो मोनोमर होगा, इसका जो सिंगल यूनिट होगा, उसको आप कहते हो न्यूक्लियोटाइड। तो अब हम पहले न्यूक्लियोटाइड देख लेते हैं कि इसका ये जो मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, ये किस तरह का बना हुआ होता है, क्या होता है ये। उसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड की प्रॉपर्टीज, फंक्शंस, टाइप्स देखेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो न्यूक्लियस में इनका ओरिजिन होता है, न्यूक्लियस में ये पाए जाते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ये पॉलीमर्स हैं और इनके जो मोनोमर्स होते हैं वो कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये मोनोमर्स इनके पॉलीमर्स हो गए और मोनोमर्स क्या है इनके? न्यूक्लियोटाइड। और अगर इनकी पॉलीमर चेन को आप न्यूक्लिक एसिड भी कह सकते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं जरा इनके मोनोमर की, यानी कि इनका जो मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, उसकी बात कर लेते हैं। अब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करने जा रहे हैं, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड, उसकी बात करते हैं। न्यूक्लियोटाइड का जो मॉलिक्यूल होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। पहली चीज जो होती है वो होती है एक पेंटोस शुगर। दूसरी चीज जो होती है वो होती है फॉस्फोरिक एसिड। और तीसरी चीज जो होती है वो होते हैं नाइट्रोजेनेसिस बेसिस। यानी कि ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि पॉलीमर का, सॉरी,
न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है, ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। पहली चीज होती है इसमें पेंटोज शुगर, आपने पढ़ा है मोनोसेक्राइड में पेंटोज शुगर कौन सी होती है, जिनमें 5 कार्बन होता है। तो ये 5 कार्बन वाली शुगर होती है। ये क्या होती है? 5 कार्बन वाली शुगर। 2 किस्म की हो सकती हैं ये, या तो ये होंगी राइबोस या ये होंगी डीऑक्सी राइबोस। यानी कि कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको पेंटोज शुगर कौन सी मिलेगी? राइबोस। और कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं जिनमें आपको पेंटोज शुगर मिलेगी डीऑक्सी राइबोस। राइबोस का फॉर्मूला होता है C5H10O5 और डीऑक्सी राइबोस का फॉर्मूला होता है C5H10O4। एक ऑक्सीजन कम है इसलिए आप इसको कह रहे हो डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन कम हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड में जो पहली चीज आपके पास मौजूद होती है वो एक 5 कार्बन वाली शुगर होती है, जिसको आप पेंटोज शुगर कहते हो। 2 किस्म की ये शुगर हो सकती हैं। याद रखिएगा 2 किस्म के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक कहलाता है डीएनए और एक कहलाता है आरएनए। ये अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। डीएनए में जो है डीऑक्सी राइबोस होती है और आरएनए में राइबोस शुगर होती है। ये डिफरेंस में भी हम बात करेंगे इसकी। तो न्यूक्लियोटाइड में जो पहली चीज है वो है एक 5 कार्बन वाली शुगर, जिसको आप कहते हो पेंटोज शुगर। ये 2 किस्म की हो सकती हैं, या तो ये पेंटोज शुगर कौन सी होगी? राइबोस, या ये होगी डीऑक्सी राइबोस। राइबोस है तो उसमें एक ऑक्सीजन जो है 5 ऑक्सीजन होंगी, और डीऑक्सी राइबोस में एक ऑक्सीजन कम होती है, यानी कि 4 ऑक्सीजन होती है। इनका अगर हम मॉलिक्यूल देखें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें, तो ऐसा होता है। ये ऐसा बनाते हैं हम, ये होता है कि राइबोस शुगर बनाई हुई है मैंने। ठीक है, एक ये कार्बन है, यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन हो जाता है, ये जो है ये सेकंड कार्बन होता है, ये होता है थर्ड कार्बन, यहाँ पर मौजूद होता है फोर्थ कार्बन, और ये आपके सामने फिफ्थ कार्बन। 5 कार्बन आ गए। ये डीऑक्सी, ये राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर में यहाँ पे OH लगा हुआ होता है, और अगर यहाँ पर खाली H लगा हुआ O ना हो तो ये डीऑक्सी राइबोस होती है। ठीक है, तो पहली चीज न्यूक्लियोटाइड में हम क्या चीज देख रहे हैं? पेंटोज शुगर, जो कि एक 5 कार्बन वाली शुगर है। इसका 2 टाइप हो सकती हैं इसकी, या तो राइबोस हो सकती है या डीऑक्सी राइबोस हो सकती है। दोनों में 5 कार्बन होंगी। दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा होगा जी पेंटागन टाइप का। बीच में ऑक्सीजन होता है, एक कार्बन ये आ गया, दूसरा कार्बन ये आ गया, तीसरा कार्बन ये आ गया, चौथा ये, पांचवा ये। 5 कार्बन की शुगर होती है। फर्क कहाँ पर है राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में? खाली एक ऑक्सीजन का। इस जगह पर, इस जगह पर अगर ये, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये कार्बन है, सेकंड कार्बन। अगर यहाँ पर OH लगा हुआ है तो ये राइबोस है, और अगर यहाँ पर खाली हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये डीऑक्सी राइबोस है। इस जगह पर फर्क होता है, बस इस जगह पर ऑक्सी राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में। ठीक है, तो ये हो गई राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देख लिया हमने, राइबोस शुगर देख ली। जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें डीऑक्सी राइबोस होती है, और जो आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें राइबोस शुगर होती है। अब आते हैं फॉस्फोरिक एसिड पर। इस पर आ जाते हैं जी, फॉस्फोरिक एसिड पर। मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनमें एसिड होता है। ये रहा एसिड, ये एसिड है फॉस्फोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। ये एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं इसे अक्सर। हमारे जो केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में अगर ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, कागज में आग लगा सकता है। थोड़ा सा तेज कंसनट्रेटेड तेज अगर हम फॉस्फोरिक एसिड लें तो कागज में आग लग जाती है। तो ये एक एसिडिक होता है। तो चूंकि ये मौजूद होता है न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर न्यूक्लिक एसिड बने हुए होते हैं, इसलिए हम उसको न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं। एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें। तो फॉस्फोरिक एसिड है दूसरा, ये एक ही किस्म का होता है H3PO4। इसका फॉर्मूला या इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जी? बीच में फॉस्फोरिक होता है, इधर OH होता है, इधर डबल बॉन्ड लगा हुआ तो ऑक्सीजन में, ये एक OH हो गया और एक ये OH हो गया। देख लें जी, एक P है, 4 O हैं और 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया H3PO4। ये फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है। दूसरी चीज होती है न्यूक्लियोटाइड में ये। अब आते तीसरी चीज पर, नाइट्रोजेनेसिस बेसिस। नाइट्रोजेनेसिस बेसिस हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। 2 किस्म के होते हैं, एक कहलाता है प्यूराइन और एक कहलाता है पायरेमिडाइंस।
नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो आपको दो किस्म के मिलेंगे, प्यूराइंस और पायरेमिडाइंस। प्यूराइंस आपके पास दो होते हैं, एडिनाइन और ग्यूनाइन, और पायरेमिडाइन हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, साइटोसाइन, दूसरा होता है थाइमाइन, और तीसरा होता है यूरेसिल। तो हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस दो किस्म के हैं, प्यूराइंस और पायरेमिडाइन। एक प्यूराइन एक पायरेमिडाइन से इस तरह होगा, आपके पास एक प्यूराइंस किस्म के हैं और एक नाइट्रोजन बेसिस जो है वो पायरेमिडाइन है। प्यूराइंस आपके पास दो होते हैं, एडिनाइन और ग्यूनाइन, जबकि पायरेमिडाइन जो है आपके पास तीन होते हैं, साइटोसाइन, थाइमाइन, यूरासिल। तो हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन बेसिस हमारे पास पांच किस्म के हैं, ये पांच किस्म के, एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन और यूरासिल, ये पांच किस्म के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। किसी में कुछ होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, डीएनए में डिफरेंट होंगे, आरएनए में डिफरेंट होंगे, वो मैं अभी आपको डिफरेंस में बताऊंगा। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का जो उसमें मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ये वो हो गया। तो न्यूक्लिक एसिड, अब दोबारा रिपीट करते हैं जरा, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स और ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो न्यूक्लियस में ओरिजिन पाए जाते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, ये पॉलीमर्स बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं, और इनके जो मोनोमर्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के जो मोनोमर्स होते हैं, हम उनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो लिहाजा न्यूक्लिक एसिड को आप दूसरा नाम भी दे देते हैं, क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो अब ये जो न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर हैं यानी कि न्यूक्लियोटाइड, इनकी बात करें तो ये तीन किस्म की चीजों से बने हुए होते हैं। सबसे पहली चीज होती है पेंटोज शुगर, दूसरी चीज होती है फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरी चीज होती है नाइट्रोजन बेसिस। पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली शुगर को कहते हैं, जो दो हो सकती है, या तो राइबोस हो सकती है C5H10O5, या डीऑक्सी राइबोस हो सकती है C5H10O4। उसके बाद जो दूसरी चीज है न्यूक्लियोटाइड में, वो फॉस्फोरिक एसिड होता है। इसकी वजह से आपका न्यूक्लिक एसिड एसिडिक नेचर का हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है H3PO4। और जो तीसरी चीज है नाइट्रोजन बेसिस, वो हमारे पास 5 किस्म के हैं, एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन और यूरासिल। अब हम जरा देखते हैं कि ये तीन चीजें न्यूक्लियोटाइड में किस तरह मिलकर बनी हुई होती हैं। ये जो तीन चीजें हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और ये जो नाइट्रोजन बेस है, ये किस तरह मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। सबसे पहले ये हमारे पास बीच में होता है जी पेंटोज शुगर, ये हमने एक पेंटोज शुगर बना दी, ये हमारे पास हो गई एक पेंटोज शुगर। जो ये किनारे हैं आपको पता होगा ये कार्बन है, ठीक है, तो चाहे हम नाम लिख देते हैं जी, ये फर्स्ट कार्बन है हमारे पास, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, और फिफ्थ कार्बन जो है वो यहाँ होता है, ये है हमारे पास फिफ्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन है, ये हमारे पास एक पेंटोज शुगर है। अब ये डीऑक्सी भी हो सकती है और राइबोस भी हो सकती है, बस यहाँ पे 2 कार्बन पे अगर OH लगा हुआ होगा तो ये राइबोस शुगर हो जाएगी, और अगर 2 कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ होगा तो ये डीऑक्सी राइबोस हो जाएगी। बहरहाल कोई भी हो, स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, तकरीबन मेन स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा। तो ये पेंटोज शुगर हो गई 5 कार्बन वाली। इसके साथ सबसे पहले कलर डिफरेंट कर लेता हूं मैं, सबसे पहले इसके साथ फर्स्ट कार्बन पर याद रखिएगा, फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन बेस आके लग जाता है, एक, उन 4 में से कोई सा भी एक आके लग जाएगा, 5 में से, एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन, यूरासिल, कोई सा भी एक लग जाएगा। तो सपोज कर ले हम कह देते हैं एडिनाइन लग गया। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस आके लग जाता है, इसको हम कहते हैं, अब ये जो मॉलिक्यूल तैयार हो गया इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि अभी इसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं लगा। तो अब सबसे पहले क्या हुआ, पेंटोज शुगर के साथ फर्स्ट कार्बन पर एक नाइट्रोजन बेस आकर लग गया, चारों नहीं लगते, कोई सा भी एक लगता है, तो एक नाइट्रोजन बेस आपके साथ लग गया आकर, और ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद क्या होता है जी, पेंटोज शुगर जुड़ती है, सॉरी फॉस्फोरिक एसिड। अब मैं कौन सा कलर लूं, डिफरेंट कलर ले लूं, तो मैं ये ले लेता हूं, पर्पल। अब क्या होगा जी, अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा, कहां पर, 5वें कार्बन पर, यहां पर आकर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा। पहले मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ फॉस्फोरिक एसिड कैसे जुड़ता है, उसके बाद फिर हम इसका सिंपल से, जैसे ये फॉस्फोरिक एसिड था, OH, एक यहाँ था OH, एक यहाँ था OH, और एक यहाँ था OH,
और यहाँ डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन का। अच्छा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और होता है, ये एक हाइड्रोजन है, जब नहीं लगा हुआ होता फॉस्फोरिक एसिड यहाँ हाइड्रोजन होता है। तो अब ये जो चीज़ है H और OH, यहाँ पर सॉरी OH होता है, तो OH और OH ये दो हैं, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल वही डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ये निकल जाएगा। तो जैसे फॉस्फोरिक एसिड करीब आएगा तो फॉस्फोरिक एसिड का वो OH वाला टर्मिनल है वो यहाँ पर 5वें कार्बन के OH टर्मिनल के पास आएगा और दोनों में रिएक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकल गए, 1 ऑक्सीजन निकल गया, 1 ऑक्सीजन बच गया। तो अब यहाँ पर वो बॉन्ड बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया और अब जो है वो बॉन्ड बन गया किसका, ऑक्सीजन का, और ये देखें जुड़ गया फॉस्फोरिक एसिड। ये आपका बन गया अब न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है जी, सबसे पहले 5 कार्बन जो पेंटोज शुगर है, ये रही 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर, ये आपकी जुड़ती है किससे, एक नाइट्रोजन बेस से। नाइट्रोजन बेस 5 कार्बन में से फर्स्ट कार्बन पर जुड़ता है और ये बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। उसके बाद क्या होता है जी, फॉस्फोरिक एसिड आता है और फॉस्फोरिक एसिड 5वें कार्बन से जुड़ जाता है और जब ये 5वें कार्बन से जुड़ गया तो अब ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया। ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये बीच में जो है ये पेंटोज शुगर है और ये एक नाइट्रोजन बेस है। दोनों जगहों पे जो बॉन्ड बने ना, यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड बना है यहाँ पर भी ये वही है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, वाटर रिमूव होता है और बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर भी वही हुआ है जी, OH होते हैं, यहाँ वाटर रिमूव हो जाता है, ऑक्सीजन जो है दोनों के दरमियान बॉन्ड बांध देता है। और यहाँ पर भी यही हुआ है जी इस हिस्से में कि जी OH दोनों मॉलिक्यूल के OH आपस में रिएक्ट कर गए, वाटर रिमूव हुआ और ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन ने दोनों को जोड़ दिया। तो ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया। सबसे पहले पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस से जुड़ गई पहले कार्बन पर, ये बन गया न्यूक्लियोसाइड पहली स्टेज। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड रिएक्ट करता है फॉस्फोरिक एसिड से, वाटर रिमूव होता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है, 5वें कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड आकर जुड़ जाता है और ये बन जाता है आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी, तो न्यूक्लियोटाइड हो गया जी यहाँ पर। तो हमने देखा कि जी न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है यानी कि न्यूक्लियोटाइड, ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहले पेंटोज शुगर होती है, वो कंबाइन होती है, दूसरी चीज क्या है, नाइट्रोजन बेस, उससे पहले कार्बन पे ये जुड़ जाता है, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। और फिर तीसरी चीज आके लगती है फॉस्फोरिक एसिड 5वें कार्बन पर और ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड तैयार हो गया। एक बात तो ये हो गई। अब ये याद रखिएगा हर न्यूक्लियोटाइड के साथ एक नाइट्रोजन बेस आ रहा है, ये अभी मैंने आपको दिखाया भी है, एक नाइट्रोजन बेस आ रहा है। अब आते हैं जरा टाइप्स की बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स की। उसका मोनोमर तो हमने पढ़ लिया, अब न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स की बात करते हैं। तो 3 किस्म का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है हमारे पास। एक कहलाता है मोनोन्यूक्लियोटाइड, एक कहलाता है डाइन्यूक्लियोटाइड, डाई में पूरा नहीं लिख रहा बस समझ जाइएगा आप, डाइन्यूक्लियोटाइड, और एक कहलाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी, 3 किस्म के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, खाली एक ही न्यूक्लियोटाइड होता है, कोई पॉलीमर नहीं होता, ये सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड होगा, यानी कि ये ऐसे ही वही पेंटोज शुगर होगी, नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ होगा और फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होगा, ऐसा एक न्यूक्लियोटाइड, खाली एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, इसके साथ कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड ना मिला हुआ हो, इसको आप कहते हो मोनोन्यूक्लियोटाइड। आपकी बॉडी में सबसे मशहूर जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है वो है ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये एडिनोसाइन है और डाई का मतलब है डाई, डी का मतलब है डाई, पी का मतलब है फॉस्फेट। सबसे मशहूर जो हमारे बॉडी में मोनोन्यूक्लियोटाइड पाया जाता है वो होता है ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये एडिनोसाइन का मतलब हो गया एडिनाइन बेस, उसके साथ पेंटोज शुगर जुड़ी हुई है। ठीक है, ये वही आ गया एडिनाइन बेस और ये पेंटोज शुगर, लेकिन एक फॉस्फेट के बजाय 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं, ये फर्क है, 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं, डाई का मतलब होता है 2, तो ये हो गया एडिनाइन डाइफॉस्फेट। एक मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें एडिनाइन बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है और 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए होते हैं, इसको आप कहते हो ADP। ये बड़ा मशहूर कंपाउंड है हमारी बॉडी के अंदर, बड़ा मशहूर न्यूक्लियोटाइड है
हमारी बॉडी के अंदर ये करता क्या है, ये एनर्जी कैरी करता है। एडीपी अपने साथ क्या करता है, मजीद जब इसको एनर्जी लेकर जानी होती है, ये एक फॉस्फेट और मिला लेता है अपने साथ। दो फॉस्फेट थे, ये तीन हो जाते हैं और ये मॉलिक्यूल बन जाता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट हो जाते हैं। अब ये जो नया फॉस्फेट लगा है ना, तो ये जो बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड में एनर्जी पैक हो जाती है, इस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हो जाती है। और इस तरह अब ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है, इसमें एनर्जी स्टोर हुई हुई है। ये एक जगह से दूसरी जगह फिर इस तरह एनर्जी लेके जाएगा, जिधर एनर्जी चाहिए होगी वहां ये एटीपी अपने अंदर से एक फॉस्फेट निकाल देगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा, वापस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एडीपी में, एनर्जी निकल आएगी। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, बड़ा मशहूर बॉडी के अंदर, मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोटाइड, ऐसे न्यूक्लिक एसिड जिनमें खाली एक ही न्यूक्लियोटाइड होता है, सिंगल होता है, वो मजीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, मजीद वो नहीं टूट सकता। कौन सा बड़ा मशहूर आपके पास बॉडी में, कौन सा न्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड मशहूर है, एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इस मॉलिक्यूल में एडिनाइन बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है और दो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ये करता क्या है, ये अपने साथ एक और फॉस्फेट मिला लेता है और ये 2 से 3 फॉस्फेट हो जाते हैं और मॉलिक्यूल बन जाता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो नया फॉस्फेट लगा है, इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई और अब ये जो एटीपी मॉलिक्यूल है, ये एनर्जी रिच हो गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया से निकलेगा, दूसरी जगहों पे जाएगा, जिधर जाएगा एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। कैसे प्रोवाइड करेगा, जो इसने इजाफी फॉस्फेट जोड़ा हुआ है वो वापस निकाल देगा, तोड़ देगा, हटा देगा। अब वो बॉन्ड टूटेगा तो जो एनर्जी उस बॉन्ड में स्टोर हुई थी, वो एनर्जी उसको मिल जाएगी और आपके पास वापस एडीपी बन जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरी टाइप, डाई न्यूक्लियोटाइड। इसमें दो न्यूक्लियोटाइड मिलके बने हुए होते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाएंगे और ये बन गया एक डाई न्यूक्लियोटाइड। यानी अगर मैं डाई न्यूक्लियोटाइड को तोड़ूं, मुझे दो न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे। सबसे मशहूर होता है ये NADP, निकोटीनामाइड एडिनाइन डाइफॉस्फेट। बड़ा मशहूर सा नाम है इसका, मैं लिख देता हूँ, निकोटीनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, इसके नाम में भी आ रहा है डाइन्यूक्लियोटाइड, यानी दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर बने हुए होते हैं, निकोटीनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये करता क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ये हाइड्रोजन लेकर जाता है, हाइड्रोजन के नाम पर, या समझ लें आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ये क्या करता है जी, जिस जैसे किसी भी कंपाउंड के साथ मिला और उसमें से जैसे कि HCl के साथ मिला, तो HCl में से ये हाइड्रोजन निकाल लेगा, हाइड्रोजन निकाल लेगा और ये क्या बन जाएगा, NADPH, हाइड्रोजन इसके साथ मिल गया, NADPH। और अब ये जिधर जाएगा वहां जाके हाइड्रोजन दे देगा। वही बात है, थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना है उसमें एनर्जी स्टोर हुई हुई है, जिधर जाके ये हाइड्रोजन देगा वहां पर दो काम कर रहा है, थोड़ी सी एनर्जी भी दे रहा है और हाइड्रोजन का एटम भी प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर खाना टूट के एनर्जी निकलती है, या जो प्लांट के अंदर खाना तैयार होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का काफ़ी अमल दखल होता है। एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, दूसरे मॉलिक्यूल में डाल दिया जाता है। तो ये वहाँ पे ये काम आ रहा होता है NADP। ये मॉलिक्यूल को तोड़ के उसमें से हाइड्रोजन निकाल लेता है और दूसरे मॉलिक्यूल को जाके हाइड्रोजन दे देता है। इस तरह ये ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। तो दो टाइप के हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिए, एक मोनोन्यूक्लियोटाइड और एक डाइन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, जिनमें एक ही न्यूक्लियोटाइड होता है, और डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, जिनमें दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब आते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड पे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जरा ज्यादा होती है बॉडी के अंदर, लिहाजा इसको हम जरा डिटेल में देखेंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड नाम से ही पता चल रहा होगा, ये पॉलीमर्स हैं। इनमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होकर चेन बनाए हुए होते हैं, जैसे पॉलीमर्स की चेन बनी हुई होती है। तो इसमें बहुत सारे मैनी न्यूक्लियोटाइड से ये मिलके बनी हुई होती है, एक दो नहीं, ज्यादा मैनी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनी हुई होती है। हमारी बॉडी में दो किस्म का पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, एक DNA के नाम से और एक RNA के नाम से। दो किस्म का हमारे पास बॉडी में पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलेगा आपको, DNA RNA। क्या फर्क है इन दोनों में, पहला फर्क, नाम देख लेते हैं, इनका नाम क्या है जी, इसका नाम है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और
आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये तो इनका नाम हो गया। अब फर्क क्या है जी? पहला फर्क, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड में जो पेंटोज शुगर होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोस वाली। कौन सी पेंटोज शुगर होती है? यानी ये C5H10O4 वाली। जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे सब में डीऑक्सी राइबोस शुगर मिलेगी आपको। जबकि आरएनए के अंदर हमारे पास होती है राइबोस शुगर, यानी कि वही C5H10O5। पहला फर्क तो ये होता है। डीएनए में वही न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हुए, और न्यूक्लियोटाइड वही है जी। न्यूक्लियोटाइड में वही चीजें हैं जी, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड। फर्क क्या है? डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है वो कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोस। और आरएनए में जो पेंटोज शुगर होती है वो होती है राइबोस। इसी वजह से इनका नाम डीएनए और आरएनए टाइप का है। दूसरा फर्क क्या होता है? दूसरा फर्क ये होता है कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस हमने 4 पढ़े थे, एडिनाइन, 5 सॉरी, एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन और यूरासिल। डीएनए में आपको कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस मिलेगा? एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन। जबकि आरएनए में आपको कौन कौन सा डीएनए वो नाइट्रोजन बेस मिलेगा? एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन नहीं होता। थाइमाइन की जगह होता है यूरासिल। यानी कि ये तीनों तो कॉमन है जी, एडिनाइन, ग्यूनाइन और साइटोसाइन। इसमें फर्क है थाइमाइन और यूरासिल में। अगर आपके पास न्यूक्लियोटाइड के अंदर थाइमाइन बेस है तो आप समझ लें वो न्यूक्लियोटाइड किसका है? डीएनए का। अगर आपके पास यूरासिल नाम का नाइट्रोजन बेस है तो आप समझ लें वो कौन सा है? आरएनए। ये दूसरा बड़ा फर्क होता है। डीएनए के अंदर हमारे पास कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होंगे? या तो एडिनाइन होगा, ग्यूनाइन होगा, साइटोसाइन होगा या थाइमाइन होगा। जबकि आरएनए में हमारे पास होंगे एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन और यूरासिल। फर्क आ गया। तीसरा, डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड यानी कि एक ऐसी पॉलीमर की चेन होगी, ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके एक ऐसी पॉलीमर की चेन बनाया हुआ होगा, और एक सामने इसके एक और अपोजिट चेन होगी। ऐसे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स होंगी जो आपस में कनेक्ट होंगी। इसे हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड। दो लाइनें, ये डीएनए का मॉलिक्यूल हो जाता है। तो डीएनए के मॉलिक्यूल में हमें डबल स्ट्रैंडेड मिलती हैं, यानी कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन होंगी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर दो चेन बना रहे होंगे, और फिर वो दोनों चेनें भी आपस में कनेक्ट हुई होती हैं। जबकि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है यानी एक ही स्ट्रैंड होती है, यानी कि ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके बस एक ही चेन बनाएंगे, कोई सामने की चेन नहीं होती। चौथा फर्क, डीएनए हमारे पास खाली सिंगल टाइप ही होता है, एक ही किस्म का डीएनए, एक ही किस्म का बस। जबकि आरएनए हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। एक कहलाता है मैसेंजर आरएनए, एक कहलाता है ट्रांसफर आरएनए, और एक कहलाता है राइबोसोमल आरएनए। 3 किस्म के आरएनए होते हैं। उसके बाद मजीद फर्क की बात करें, डीएनए हमें 100% न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। साइटोप्लाज्म में डीएनए होता ही नहीं है, सेल के सिर्फ न्यूक्लियस में पाया जाता है। जबकि आरएनए आपको 90% साइटोप्लाज्म में मिलेगा। तैयार ये वहीं पर ही होगा न्यूक्लियस में, लेकिन 90% साइटोप्लाज्म जो है वो 90% आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। 10% जो आरएनए वो आपका न्यूक्लियस में ही रह जाता है। तो इनकी लोकेशन में भी फर्क है। आखिरी फर्क, काम की बात कर लेते हैं। डीएनए का काम होता है हमारी कैरेक्टर्स को स्टोर करना। हमारी जो मालूमात होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है हमारी, हमारी आंखों का कलर, बालों का कलर, ये तो हमारी जितनी भी जेनेटिक मालूमात हैं, तमाम मालूमात डीएनए के अंदर स्टोर हुई होती है। ये हमारा हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं। जबकि आरएनए का काम होता है प्रोटीन को बनाना, प्रोटीन बनाता है आरएनए। तो हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होती है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर लंबी लंबी चेन्स बन जाती हैं, उनको आप कहते हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दो किस्म के बॉडी में पॉलीन्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, सेल्स में दो किस्म के पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीएनए, आरएनए। ये कुछ फर्क है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन नाम के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, सिर्फ एक ही किस्म का डीएनए है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस में पाया जाता है, और ये हमारी तमाम मालूमात स्टोर करता है। दूसरी तरफ आरएनए में पेंटोज शुगर होती है राइबोस,
नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से होते हैं? एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन और यूरेसिल। सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है ये। 3 किस्म के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ये आपको 90% साइटोप्लाज्म और 10% आपको न्यूक्लियस में मिलता है और इसका काम है प्रोटीन को बनाना। तो अब हम जरा देखते हैं कि ये बना हुआ कैसे होता है। डीएनए की एग्जांपल ले लेते हैं। डीएनए की एग्जांपल लेते हैं, बल्कि मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। एक डायग्राम मैंने नेट से निकाल ली थी, पुराने टॉपिक पढ़ा रहा था ना। आइए, ये एक तो ये डायग्राम जरा मुलाहिजा फरमाएं। ये देखें, ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये वाला आपको सिंगल स्ट्रैंड नजर आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया? आरएनए। और ये वाला जो है आपको डबल स्ट्रैंड नजर आ रहा है, जो कि आपस में घूम गया, ट्विस्ट हो गया। ये एक ये स्ट्रैंड, एक ये स्ट्रैंड, ये डीएनए होता है। ठीक है, तो ये डीएनए और आरएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गए। अब मैं आपको दिखा रहा था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनी हुई कैसे होती है। ये देखें, ये डायग्राम। अब देखें जी, ये पहले तो इतने हिस्से को देख लेते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये मैंने अलग कर दिया। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इसमें से ये जो है ये पेंटोज शुगर है, ये शुगर है पेंटोज शुगर, ये 5 कार्बन वाली ये पेंटोज शुगर है। इसके ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या? नाइट्रोजन बेस। और 5वें कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? ये फॉस्फेट। 5वें कार्बन से ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। मैंने आपको बताकर बनाकर दिखाया था कैसे बनता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। एक पेंटोज शुगर है 5 कार्बन वाली, जिसके पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है और 5वें कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये नीचे दूसरा, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। अब ये तमाम जब इनको आपस में मिलना होता है, मैं इसको वापस कैसे मिलाऊं? मैं दोबारा डायग्राम निकाल लेता हूँ। इसको हम उड़ा देते हैं और दोबारा डायग्राम निकाल लेते हैं। यार, अब जब इनको मिलना होता है, यानी अलग अलग न्यूक्लियोटाइड है, जब मिलना होता है तो क्या करता है जी? फॉस्फेट ग्रुप जो है ये 1 2 3 तीसरे कार्बन से जुड़ जाता है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, 5वें कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो तीसरे कार्बन से फॉस्फेट जुड़ जाएगा और ये 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए। अब ये जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, इसका फॉस्फेट भी तीसरे कार्बन से जुड़ गया, ये 3 न्यूक्लियोटाइड हो गए। ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है, इसका भी तीसरे कार्बन से जुड़ गया। तो पहले कार्बन से, कार्बन की गिनती याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आती है। पेंटोज शुगर में पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ होता है, 5वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और तीसरे कार्बन से अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह यहाँ देखें, पहले कार्बन से न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है, सॉरी नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, 5वें कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और तीसरे कार्बन से अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है। ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जुड़ के लंबी चेन बना देते हैं। इसी तरह ये एक सामने की चेन मौजूद है, ये दूसरी चेन हमारे सामने मौजूद है, ये दूसरी चेन है। अच्छा, अब आते हैं इन दोनों चेन को आपस में कैसे कंबाइन होते हैं। सपोज करें ये वाला बेस है हमारे पास एडिनाइन, ये है ग्यूनाइन, ये है साइटोसाइन और ये है थाइमाइन। ठीक है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल लिया है। अगर मैं यूरासिल लिखता तो ये आरएनए होता, लेकिन आरएनए में डबल स्ट्रैंड तो नहीं होती, इसलिए मैंने डीएनए लिया हुआ है। तो ये हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड की, ये 4 न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है। 4 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए, एक में एडिनाइन है, एक में ग्यूनाइन है, एक में साइटोसाइन है, एक में थाइमाइन। अब याद रखिएगा, एडिनाइन हमेशा जुड़ता है थाइमाइन से, हमेशा। और ग्यूनाइन जो है ऑलवेज बॉन्ड विथ साइटोसाइन। ये याद रख लीजिएगा, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आ जाती है बात। एडिनाइन ऑलवेज कंबाइन विथ थाइमाइन व्हाइल ग्यूनाइन ऑलवेज कंबाइन विथ साइटोसाइन। अब यहाँ पर क्या होगा? एडिनाइन है ना सामने, यहाँ पर लास्ट भी साइटोसाइन होगा। सॉरी 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 सॉरी, अब मैं अंडू कैसे करूं? यहाँ पर क्या होगा? थाइमाइन। इसी तरह ग्यूनाइन है तो यहाँ सामने क्या होगा? साइटोसाइन। यहाँ साइटोसाइन है, यहाँ सामने क्या होगा? ग्यूनाइन। और यहाँ थाइमाइन है तो यहाँ सामने क्या होगा? एडिनाइन। ऑलवेज ये सामने की जो स्ट्रैंड होती है, ये इन बेस को देख के बनती है। एडिनाइन है ना, तो यहाँ पर लास्ट में कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा? थाइमाइन वाला। यहाँ ग्यूनाइन है तो लास्ट में कौन सा आएगा? साइटोसाइन वाला। ये बॉन्ड बन जाएंगे इनके दरमियान। एडिनाइन थाइमाइन से बॉन्ड हो जाएगा, ग्यूनाइन साइटोसाइन से, साइटोसाइन ग्यूनाइन से, थाइमाइन एडिनाइन से। ये आपकी दोनों स्ट्रैंड्स जुड़ गई।
ये देखें ये जुड़ी हुई है यहाँ पर, इस हिस्से को देखें तो ये दोनों, ये नाइट्रोजन बेस एक है, ये दूसरा वाला है, दोनों जुड़ गया, दोनों स्ट्रैंड्स जुड़ गई, ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। इसको याद रखिएगा बात को। तो हमने क्या पढ़ा जी, क्योंकि टाइम हमारा ऑलमोस्ट ओवर हो गया, अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी टॉपिक को। हमने देखा जी आज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कौन सा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और एसिडिक नेचर के होते हैं। इनकी 3 टाइप्स होती है, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड में खाली एक ही न्यूक्लियोटाइड होता है, सबसे मशहूर है एडीपी, जो एनर्जी ट्रांसफर करता है एटीपी की शक्ल में। डाइन्यूक्लियोटाइड में 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, सबसे मशहूर है एनएडीपी और ये हाइड्रोजन ट्रांसफर करता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी लंबी चेन बनी हुई होती है, उनको आप कहते हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स में, न्यूक्लिक एसिड में जो इनका मोनोमर होता है वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं, पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर जो है नाइट्रोजन बेस से पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है और फॉस्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर से 5वें कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है। नाइट्रोजन बेस, अब दो किस्म के पॉली वो होते हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए आरएनए। अगर डीएनए का मॉलिक्यूल है तो पेंटोज शुगर होगी डीऑक्सीराइबोस, और बेसिस कौन कौन से होंगे, AGCT। और अगर आरएनए है तो पेंटोज शुगर कौन सी होगी, राइबोस, और नाइट्रोजन बेस कौन से होंगे, AGC और U यानी यूरासिल। बाकी 1 पर कार्बन, पहले कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ होता है, 5वें कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होता है। ये तो सब में एक जैसी बात है। अब 2-4 न्यूक्लियोटाइड्स को अगर आपस में कंबाइन होना है तो फॉस्फोरिक ग्रुप जो होता है, फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो 3rd कार्बन से जुड़ जाता है और आपकी ऐसे न्यूक्लियोटाइड की लंबी लंबी चेन्स बन जाती हैं। डीएनए में डबल स्ट्रैंड होती है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए कैसे बनता है, एडिनाइन थाइमाइन से ग्यूनाइन साइटोसाइन से जुड़ जाता है। नाइट्रोजन बेस में एडिनाइन साइटोसाइन ये आपस में अनशन तरीके से कंबाइन नहीं होंगे। एडिनाइन हमेशा थाइमाइन के साथ ही जुड़ेगा, ग्यूनाइन हमेशा जो है वो साइटोसाइन के साथ ही जुड़ेगा। ऐसे आपकी एक डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें जी जल्दी से।